जय हिंद एवरीवन। दिस इज द डिफेंस उस्ताद यानी कि अरुण सिंह तोमर। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हैं। तो फिर करंट अफेयर सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं सीडीएस और एनडीए 2023 के लिए। अभी जो करंट एफकेट एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें से भी काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। और हर बार सीडीएस और एनडीए में जो क्वेश्चंस है मेरी बुकलेट से आते हैं, जो भी करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई कितना आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहिए सीडीएस के लिए, क्योंकि उसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो देखो, सबसे पहले अगर आपका एग्जाम अप्रैल में है, जैसे सीडीएस का इंडिया का 16 अप्रैल को है, तो यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी को अराउंड 10 से लेके 12 मंथ की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो चाहिए होती है एक्टिवली। बाकी आगे पीछे की तो वो पूछती ही रहती है, लेकिन हमें इतना कवर करना होता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स के अंदर मिथ रहती है, जनरली जो एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं, और उनको नॉन सीडीएस और नॉन एनडीए वाले टीचर्स ये बता देते हैं कि भाई आपको सिर्फ 4-5 महीने की एग्जाम करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है, जो कि सही नहीं है। तो भाई, अगर आप 16 अप्रैल को एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक इतने आपको करंट अफेयर्स करने हैं, और सारी कैटेगरीज के करने हैं। आपको कैटेगरीज भी पता होनी चाहिए। हम करंट अफेयर्स क्या करते हैं, जनरली ऐसे ही शुरू कर देते हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। कैटेगरीज में आपकी नेशनल आ जाती है, इंटरनेशनल आ जाती है, ठीक है। वी आर हैविंग नेशनल, उसके बाद इंटरनेशनल, फिर आते हैं स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। नेशनल के साथ ही हम डिफेंस भी कर लेते हैं। समिट्स आ जाती हैं आपकी, कुछ कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस आ जाते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आते हैं, ये सब इस नेशनल में कवर हो जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल भी कुछ सिमिलर चीजें कवर हो जाती हैं, स्पोर्ट्स में मेजर चीजें कवर हो जाती है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एंड इन दी एंड इकोनॉमी। ठीक है, ये सारी की सारी कैटेगरीज आपकी बहुत जरूरी हैं, और आपको हर कैटेगरी को अच्छे से फोकस करना होता है, अच्छे से देखना पड़ता है। दूसरी बात ये, मैं मंथली करंट अफेयर्स रिकमेंड करता हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने बैचेस में मंथली करंट अफेयर्स भी बताता हूं। मैं नहीं कहता उनको कि भाई आप डेली करंट अफेयर्स करो। डेली करंट अफेयर्स करोगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत सारे करंट अफेयर्स आते हैं, इतना नहीं करना होता। ठीक है, आप कितना करना है, फोर्टनाइटली करो, 15 दिन में करो, आप वीकली करो। डेली करोगे यार बहुत टाइम वेस्ट होगा, आप सिलेबस की प्रिपरेशन बाकी कब करो। ठीक है, तो हमें पता है कि सीडीएस को अगर देखा जाए तो आपके 30 के करीब आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और डिफेंस उस्ताद के बैचेस में से अराउंड 15-20 करंट अफेयर्स तो हर बार आ ही जाते हैं। पिछले बार के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे मैंने पोस्ट भी डाला था विद स्क्रीनशॉट्स। तो चलिए, अब शुरू करते हैं अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में। और जो भी जरूरी करंट अफेयर्स हैं, जो भी एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स हैं, वो सब हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई अब कितनी क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं जो आपको करंट अफेयर्स करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अभी नहीं करवाऊंगा। मैं जो करंट अफेयर्स आपको करवाने वाला हूँ वो न्यूज के बेसिस पे करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में क्या होता है कि एसएससी वाला पैटर्न आ जाता है कि भाई डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा और डायरेक्ट आपने ऑप्शंस देख के जवाब दे दिया। यूपीएससी ये चीज फॉलो नहीं करता। एनडीए सीडीएस में ये चीज फॉलो नहीं होती है। इसमें डायरेक्ट जो करंट अफेयर्स होती है वो वाली न्यूज नहीं आती है, वो कभी कभार आ जाती है। लेकिन इसमें जो न्यूज आती है, जो करंट अफेयर पूछा जाता है, वो एसोसिएटेड फॉर्म में पूछा जाता है। कैसे, मैं आपको आगे बताऊं। थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है यार, इसीलिए थोड़ा सा जुकाम हो रखा है। तो चलो, सबसे पहला आता है आपका नेशनल की कैटेगरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कैटेगरी है ये आपकी नेशनल की है, और इसमें हम नेशनल के करंट अफेयर्स हैं वो सारे करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि इंडियन अंटार्कटिक बिल 2002 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो हमें सबसे पहले देखना है कि भाई उसका एम क्या है। इसका एम क्या है? इट एम्स एट प्रोवाइडिंग नेशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट एंड द डिपेंडेंट एंड एसोसिएटेड इकोसिस्टम। किसके कंट्रोल में है? ये है कौन सी बॉडी के कंट्रोल में है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ठीक है, इसके कंट्रोल में है। इसके साथ साथ वो किसके कंट्रोल में? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? दैट वाज इनिशिएटेड इन 1981। पहला इंडियन एक्सपीडिशन अंटार्कटिका में भेजा गया था। उसके बाद अंटार्कटिक ट्रीटी जो थी उसको साइन किया गया, और एक बेस बनाया गया। उस बेस का नाम क्या था? उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये अंटार्कटिक रिसर्च बेस था जो 1983 में बनाया गया। इसके बाद एक और आया, दैट वाज मैत्री बेस। ठीक है, मैत्री बेस को कब बनाया गया? 1989 में। 2012 में जो आपका नया भारतीय बेस था,
उसको कमीशन किया गया, ठीक है, जिसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 134 शिपिंग कंटेनर्स के थ्रू किया गया था। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कौन सा एक्सपीडिशन है, पहला कब था, आखिरी कब था, ये चीज आ जाएगी। अब इसके बाद ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च। तो ये ब्रॉडकास्ट सेवा, जिसको हम BS कहेंगे, ये लॉन्च की गई टू प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट फैसिलिटी टू द स्टेक होल्डर्स एंड एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर वेरियस रजिस्ट्रेशंस, परमिशंस एंड लाइसेंसेस इशूड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री फॉर ब्रॉडकास्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। अब भाई आपके ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं? इस पोर्टल में, डेटाबेस में, आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस लाइक जो आपके टीवी चैनल्स होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, जो न्यूज एजेंसीज होती हैं उनसे रिलेटेड, जो TRP एजेंसीज होती हैं उनसे रिलेटेड, OTT, आपका डिजिटल मीडिया, ठीक है, लोकल केबल ऑपरेटर्स होते हैं, DTH ऑपरेटर्स होते हैं, FM चैनल्स होते हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, सैटेलाइट टीवी चैनल्स, जितने भी ये सब यूजर इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह होते हैं, इन सब का डेटाबेस रहेगा। ठीक है। जो भी पेमेंट है एनुअल परमिशन फीस की, जो टीवी चैनल्स को उन सबको लगती है, वो इसी के थ्रू पे कर दी जाएगी। जो भी एप्लीकेशन है, जो भी प्रोसेस है, गाइडलाइंस वगैरह हैं आपकी, जो भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सेटअप करने के लिए लगती हैं, वो भी इसके थ्रू ही लॉन्च किए जाएंगे। प्लस इसके जो भी टेम्पररी अपलिंक होती है लाइव इवेंट्स की, आपने देखा होगा कई बार लाइव इवेंट्स होते हैं जो यूट्यूब पे या फिर दूसरी जगह पर उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो उसके लिए भी ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल सर्विसेज आपको परमिशन देगी। फिर नेक्स्ट, टेम्पल 360 पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री ने। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि टेम्पल 360 है क्या। तो टेम्पल 360 एक यूनिक पोर्टल है जिससे जो भी श्रद्धालु हैं, डिवोटीज हैं, वो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। जो आपकी प्रोमिनेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी जगह हैं जहां पर हिंदू धर्म के लोग जाते हैं, सनातन धर्म के लोग जाते हैं, ऐसे मंदिरों में कभी भी और कहीं से भी वो लोग दर्शन कर सकते हैं। तो टेम्पल 360 ये बेसिकली लॉन्च किसके अंडर में किया गया था? आजादी का जो अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन था, उसके अंडर में लॉन्च किया गया। टेम्पल 360 जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग रिचुअल्स की आपको प्रोवाइड कराएगी 4 फेमस टेम्पल्स की। सबसे पहले सोमनाथ इन गुजरात, काशी विश्वनाथ इन यूपी, त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र, नासिक, एंड गृषिनेश्वर इन महाराष्ट्र। ठीक है। ये 4 मंदिर हैं। इन चारों मंदिरों को आपको याद रखना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि दैट विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट कवर्ड इन टेम्पल 360 और कवर्ड इन टेम्पल 360। ठीक है, बॉडी आपको पता है यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में है। इसके साथ साथ बाकी जो बचे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी भी लाइव स्ट्रीमिंग रिचुअल्स की वो शुरू की जाएगी। और जो 4 धाम है आपके, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, इनकी भी जो रिचुअल की सर्विसेज है लाइव स्ट्रीमिंग, वो भी जल्दी ही स्टार्ट की जाएगी। फिर नेक्स्ट इज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल 2002। ठीक है। जो इस बिल के अंडर में क्या है? तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, मतलब कि प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल लॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2022, ये क्या चाह रहा है? इसका एम क्या है? इट सीक्स टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रीज एंड सीज फंड्स एंड अदर एसेट्स टू प्रिवेंट फाइनेंसिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी में कुछ वेपन्स को रख रखा है, और इस बिल के थ्रू जो भी फंड्स वगैरह अवेलेबल कराए जाते हैं, उन्हें फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह अवेलेबल कराए जाते हैं, या फिर किसी भी तरह के इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, या फिर जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंडर में आते हैं उन वेपन्स की फंडिंग के लिए, ठीक है, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, उनके ट्रांसफर के लिए, या फिर जो भी डिलीवरी वगैरह उनकी होती है, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं, जो भी फाइनेंस वगैरह है, उन सिस्टम्स को फ्रीज किया जा सकेगा। ठीक है। आपने देखा होगा कि PFI का आपने एग्जांपल देखा होगा, तो PFI का जो सिनेरियो हुआ था वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल के अंडर में ही हुआ था। ठीक है, ताकि जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनकी जो डिलीवरी सिस्टम है उनको रोकने के लिए, उनकी फाइनेंसिंग रोकने के लिए, ये बिल फ्रीज करेगा, सीज करेगा और अटैच करेगा फंड्स को, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे इन्वॉल्व लोगों के थ्रू कंट्रोल्ड है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे 2022, इससे रिलेटेड अभी एफकेट में भी क्वेश्चन आया था। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 में आयुष मिनिस्ट्री ने, किसने ऑर्गेनाइज किया भाई? आयुष मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है योगा महोत्सव। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है हर 7 अप्रैल को।
ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसी दिन को आई थी 1948 में। पहला वर्ल्ड हेल्थ डे आपका 1950 में मनाया गया था। बेसिकली इसका एम रहता है अवेयरनेस मेंटेन करना ऑफ अ स्पेसिफिक हेल्थ थीम। ठीक है, कि जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज होती हैं किसी भी ईयर की, उसमें एक स्पेसिफिक वर्ल्ड हेल्थ की थीम रखी जाती है, उसके बेसिस पे अवेयरनेस डेवलप करना। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 की क्या थीम है? दैट इज आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ठीक है, कि अर्जेंट एक्शंस लेने हैं हमारे प्लेनेट को और ह्यूमंस को हेल्दी रखने के लिए, और ऐसी सोसाइटीज को क्रिएट करना जिससे हर इंडिविजुअल जो है उसको हेल्थ अच्छे से मिल सके। नेक्स्ट, स्वनिधि से समृद्धि। तो स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम बेसिकली है क्या? ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से। जो भी आपकी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपकी स्कीम्स होती हैं, रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं, इंडाइसिस वगैरह आते हैं, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। तकरीबन 126 सिटीज में इसको किया गया था, 14 स्टेट्स एंड यूटीज में। स्वनिधि से समृद्धि स्कीम का एम क्या है? एट प्रोवाइडिंग एन अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू द स्ट्रीट वेंडर्स, जो आपके हाथ ठेले वाले होते हैं, जो सड़कों पे लगाते हैं, उनको एक अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन देना। ठीक है, अब स्वनिधि से समृद्धि स्कीम के अंदर में 22 लाख के करीब स्कीम्स जो है वो सैंक्शन हो चुकी हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स को एक्सटेंड की जा चुकी हैं। तकरीबन 16 लाख इंश्योरेंस बेनिफिट्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर में प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के साथ उसको इंटीग्रेट कर रखा है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कम से कम 2.5 लाख से ऊपर पेंशन बेनिफिट जो है वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के हिसाब से भी इन लोगों को प्रोवाइड किए जा चुके हैं। फिर आती है कि भाई 14 एयरपोर्ट्स इक्विप्ड विद एम्बुलेट्स। एम्बुलेट्स बेसिकली क्या है? तकरीबन 14 एयरपोर्ट्स हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई के अंडर में है, उनको एम्बुलेट्स के साथ में एम्पावर कर दिया गया है, इक्विप कर दिया गया। ये फैसिलिटी क्या करेगी? दिस फैसिलिटी विल हेल्प इन द फ्लायर्स इन रिड्यूसिंग मोबिलिटी अंडर द एसेसिबल इंडिया कैंपेन। सुगम्य भारत अभियान के अंडर में जो टाइम लगता है भाई आपको इधर से उधर जाने में, ठीक है, उसको बेसिकली थोड़ा सा कम किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि व्हाट इज क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, ये भी भाई आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है क्या? क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2002, इसका एम क्या है? टू रिपील द एग्जिस्टिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920। जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 है उसको क्या करना है? रिपील करना है, हटाना है। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड है टू अलाउइंग कलेक्शन ऑफ फिंगर एंड फुटप्रिंट इंप्रेशंस एंड फोटोग्राफ्स फॉर अ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ कन्विक्टेड एंड नॉन कन्विक्टेड पर्संस ऑन द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। अभी पुलिस क्या कर सकती है? अभी पुलिस सिर्फ फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर सकती है, फुटप्रिंट इंप्रेशंस कलेक्ट कर सकती है और फोटोग्राफ्स कलेक्ट कर सकती है लिमिटेड कैटेगरी ऑफ कन्विक्टेड के। ऐसे जो लोग जो दोषी पुलिस के संदिग्ध होते हैं, ठीक है, उन लोगों की सिर्फ आप कलेक्ट कर सकते हो, और वो भी सिर्फ मजिस्ट्रेट के ऑर्डर। तो भाई जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 है, ये ऑथराइज करेगा पुलिस को टू टेक मेजरमेंट ऑफ कन्विक्ट्स एंड अदर पर्संस जो नॉन कन्विक्ट्स हैं लेकिन जो संदिग्ध हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल मैटर्स टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज नया बिल ला रहा है, और इसके लिए आपको मजिस्ट्रेट की जो परमिशन होती है वो भी नहीं चाहिए होती। ठीक है, तो जो नया क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है, ये पुलिस को, प्रिजनर ऑफिसर्स को क्या करेगी? मेजरमेंट वगैरह कलेक्ट करने में हेल्प करेगी। जो भी लोग डिटेन्ड हैं, ठीक है, जो भी लोग डिटेन्ड हैं अलग अलग चार्जेस के अंडर में, इवन अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में भी हैं, तो दो तरह के डिटेंशन होते हैं, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। आप लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं, इसको मैंने अपने लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया है वैसे। तो इसके थ्रू क्या है? पुलिस किसी भी बंदे के फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल, ठीक है, दोनों तरह के जो सैंपल्स होते हैं जो भी डिटेनीज हैं इन सबके कलेक्ट कर सकती है फर्दर डेटाबेस मेंटेन करने के लिए। फिर नेशनल सिविल सर्विसेज डे 2022। तो पीएम मोदी ने प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन नेशनल सिविल सर्विसेज डे 2022 विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 21। 2 दिन का सिविल सर्विसेज डे का फंक्शन था जो ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस
मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर में, टू सेलिब्रेट द वर्क ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इसमें कुछ अवार्ड्स थे जो एक्सलेंस के बेसिस पे दिए गए थे, फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी प्रोग्राम। जो भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने डिटरमाइन की थी, उनके उनको इम्प्लीमेंट कौन करता, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, तो उसके लिए अवार्ड्स वगैरह दिए गए थे ऑन 15 सिविल सर्विसेज डे। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज, वर्ल्ड मलेरिया डे 2022। तो अप्रैल 25 को मलेरिया डे मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इंडिया की ऐसी कौन सी 5 स्कीम्स हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं मलेरिया को एरेडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए? तो इन स्कीम्स का नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली है आपकी दमन बाय ओडिशा गवर्नमेंट, दस्तक अभियान जो यूपी गवर्नमेंट ने चलाया, इनिशिएटिव्स टेकन बाय तेलंगाना टू फाइट मलेरिया, और इसके साथ मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान जो छत्तीसगढ़ ने चलाया, और फ्राइडे ड्राई डे इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया था मलेरिया को एरेडिकेट करने के लिए। तो ये पांचों की पांचों स्कीम्स आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है रायसीना डायलॉग 2022। रायसीना डायलॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया, 7th एडिशन है ये। ठीक है, ये 7th एडिशन है, मतलब 7वीं बार हो रहा है आपका रायसीना डायलॉग। ठीक है, अप्रैल 25 2022 को कंडक्ट किया गया था। यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो तो प्रेसिडेंट अर्सला वॉन डेर लायन। तो अर्सला वॉन डेर लायन थे, वो विजिट पे थे इंडिया पे, वो चीफ गेस्ट थे अटेंड इस इवेंट के। जो रायसीना डायलॉग है तकरीबन 3 दिन तक होता है। ये इंडिया का फ्लैगशिप मल्टीलेटरल फॉरेन पॉलिसी और जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है। ठीक है। थीम क्या है रायसीना डायलॉग की? दैट इज टेरानोवा, इम्पेशेंट, इम्पेशेंट, इम्पेरिल, इम्पैशन्ड, इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल। ठीक है, ये थीम थी इसकी। इसके साथ साथ इसकी कुछ 6 थीमेटिक पिलर्स होते हैं। ठीक है, जो कुछ थीमेटिक पिलर्स होते हैं वो भी रहते हैं। वो मेरे ख्याल से आपके लिए जाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो करंट अफेयर जो शीट है उसमें आप देख सकते हैं। इसमें अलग अलग चीजें होती है, लाइक थी रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, वाटर कॉकेसेस, कम्युनिटीज इन अचीविंग ग्रीन ट्रांजिशन, सैमसन वर्सेस गोलियत वगैरह। ये सब इनके थीमेटिक पिलर्स होते हैं। इसके ऊपर सारी डिस्कशंस वगैरह चलती है। रायसीना डायलॉग इंडिया का इंडिया का प्रीमियर कॉन्फ्रेंस और जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं देशों से विदेशों से। जो भी ग्लोबल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर डिस्कशंस होते हैं। ऑर्गेनाइज किसके थ्रू किया जाता है? ये ऑर्गेनाइज किया जाता है MEA के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, दैट इज ORF। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज आपको कवर करनी है, वो ये कि कोवैक्सिन, इसको मैं इंक्लूड करना भूल गया, कॉर्बेवैक्स और जायकोविडी, ये वो कोविड वैक्सीन हैं जिनको इमरजेंसी यूज के लिए, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए इमरजेंसी यूज के लिए हाँ कर दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ। ओके, अब इसके बाद दूसरी खबरें स्टार्ट होती हैं आपकी। स्पोर्ट्स की जो खबरें हैं, 2-3 खबरें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने स्लाइड में इनको इंक्लूड नहीं किया है। वो आप करंट अफेयर्स की शीट में देख सकते हो, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे डाल रखे हैं। व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे अगर आपको जुड़ना है तो 8839961138। हाँ, ये है तो नंबर है, सॉरी 58। ये जो नंबर है इस पे आप ऐड कर सकते हैं, इस पे आप पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करने के लिए। व्हाट्सएप के कुछ मल्टीपल ग्रुप्स हैं जहां पर आपके डिस्कशंस चलते हैं, बहुत शानदार डिस्कशन चलते हैं। जो भी आपके CDS, FCAT, NDA, CI, इवन CAPF के बच्चे भी जो हैं, वो सब के सब आते हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे से डिस्कशंस होते हैं SSB से रिलेटेड, बाकी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन शेयरिंग वगैरह होती है। तो अगर आपको ये सब करना है तो प्लीज यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। आप मुझे पिंग करिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस यूजर नेम के थ्रू, आपको बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट मिलेंगे। और इवन अगर आप चाहें तो द डिफेंस उस्ताद नाम से सेम नंबर आपको आएगा, उसके थ्रू आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे थे क्या, इनकम टैक्स रूल्स के बारे में बात कर रहे थे, इसको हटाएंगे। तो भाई कुछ 7 मेजर चेंजेस आए थे इनकम टैक्स रूल्स में। सबसे पहला आया था
ये इकोनॉमी के अंडर में है, ठीक है। हमने नेशनल कर लिए और उसके साथ डिफेंस के जो थे वो मैंने मई और जून में कुछ इंक्लूड किए हैं, ज्यादा मेजर नहीं थे। स्पोर्ट्स के ऑलरेडी शीट में कवर्ड है। दिस इज फ्रॉम इकोनॉमी। तो भाई देखो, सबसे पहला है कि 30% टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। कोई भी इनकम जो अर्न की हो आपने क्रिप्टो एसेट्स को ट्रांसफर करने में, ठीक है, उसमें अप्रैल 1 अप्रैल से कितना चार्ज लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, दैट विल बी 30%। 30% टैक्स लगेगा। दूसरा, टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो गेन्स। सो द प्रोविजन ऑफ 1% टीडीएस, ठीक है, टोटल डिजिट एसेट ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी होगी वो जुलाई 1 2022 से स्टार्ट होगा। टीडीएस में आपका लगेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो चाहे आपको लॉस हुआ हो। दूसरी चीज, नो ऑफसेटिंग ऑफ वीडीए लॉसेस बाय वीडीए गेन्स। कोई भी लॉसेस जो किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिट एसेट यानी कि वीडीए, क्या, वर्चुअल डिजिट एसेट, सॉरी वर्चुअल डिजिट एसेट, इसके थ्रू अगर आपको हुआ हो, किसी भी तरह के कोई लॉसेस हुए हो और उसको आप दूसरे डिजिटल एसेट के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते, लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट। तीसरा, अपडेटेड आईटीआर फाइलिंग। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 1 अप्रैल से लेके 2022 से लोग भर सकते थे। एक नया सबसेक्शन ऐड किया गया 139(8)(a। ये इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं वो अपडेटेड रिटर्न भर सकें। उसके बाद एनपीएस डिडक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, 14% का जो उनका बेसिक पे है, जो डीएनएस अलाउंस है, वो एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम की कॉन्ट्रीब्यूशन में जो जितना देते हैं वो उतना डिडक्ट करवा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तकरीबन कंट्रीब्यूट करती है 14% ऑफ द सैलरी टू द नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, विच इज अलाउड एज अ टैक्स डिडक्शन इन द इनकम ऑफ एन एम्प्लॉई। स्टेट गवर्नमेंट के केस में कितना है, स्टेट गवर्नमेंट के केस में टैक्स फ्री कंट्रीब्यूशन कितना रहता है एम्प्लॉयर का, 10% रहता है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स ऑन पीएफ अकाउंट। तो जो भाई आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है यानी कि सीबीडीटी, ये इनकम टैक्स जो अमेंडमेंट रूल आया, 25 अमेंडमेंट रूल आया है अप्रैल 1 से, उसके हिसाब से क्या हो सकता है कि अ टैक्स फ्री कंट्रीब्यूशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख विल बी इम्पोज्ड ऑन द ईपीएफ। जो भी आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है उसकी जो कंट्रीब्यूशन लिमिट है वो कितनी, 2.5 लाख है, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय उससे ज्यादा कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है, तो फिर भाई जो भी इंटरेस्ट आपका आएगा उस पे आपका क्या लगेगा, उस पे आपका लगेगा टैक्स। सबसे सेकंड लास्ट, नो आईटीआर नीडेड फॉर सीनियर सिटीजन। तो जो सीनियर सिटीजन जो 75 ईयर्स से प्लस हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की उनको जरूरत नहीं है 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है। उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बैंक को कि अपनी एज के हिसाब से। और उसके बाद में आता है टैक्स रिलीफ टू डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन। तो गवर्नमेंट ने जो भी पेमेंट रहती है एन्युटी की और जो लमसम की वगैरह की, जो भी डिफरेंशियली एबल्ड जो लोग होते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, गार्जियंस पे डिपेंडेंट होते हैं, और वो उनको कुछ पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो वो आपके इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपके कुछ इनकम टैक्स रूल थे, बहुत पढ़ना इनको जरूरी है। फिर आता है नेक्स्ट, एचडीएफसी टू मर्ज विद एचडीएफसी बैंक। दो फाइनेंशियल बेहेमोथ्स थे, उनकी मर्जिंग हो रही है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो मॉर्गेज लेंडर एचडीएफसी, उन्होंने अनाउंस किया कि हम एचडीएफसी बैंक के साथ में मर्ज होने जा रहे हैं। बेसिकली दोनों ने अनाउंस किया ये। तो ये जो फाइनेंशियल जाइंट्स हैं इन लोगों ने आपस में मर्ज होना डिसाइड किया। तो एचडीएफसी ग्रुप बेसिकली इनको इनको सुपरवाइज करता है। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों के दोनों मर्ज होंगे ताकि हाउसिंग लोन्स के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बना सके, एक हाईली कॉम्पिटेटिव पोर्टफोलियो है उसको डेवलप कर सके। करंटली एचडीएफसी जो लिमिटेड है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉर्टगेज कंपनीज है कंट्री में, जबकि एचडीएफसी बैंक है उसका मार्केट कैप कितना है, 8.35 ट्रिलियन। इसके साथ एक और खबर है कि सेल्फ मेड वुमेन इन वर्ल्ड 2022 एक लिस्ट आती है ऑफ अरुण रिचेस्ट। इसके अंडर में नायका जो एक कंपनी है उसकी फाउंडर है फाल्गुनी नायर, उनको टॉप 10 की लिस्ट में रखा गया है इंडिया की तरफ से वुमेन विलिनियर्स में। फिर आता है आपका वन हेल्थ व पायलट प्रोजेक्ट। ये बेसिकली क्या है,
तो जो डिपार्टमेंट है आपका एनिमल हस्बेंड्री का और जो डेयरिंग का, उन्होंने इनिशिएट किया है क्या, लॉन्च ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये लॉन्च हो रहा है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द वन हेल्थ फ्रेमवर्क बाय द वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट। वन हेल्थ इंडिया क्या है, वन हेल्थ इंडिया प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट विल वर्क विद स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। जो भी आपके अलग अलग लोग हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनके थ्रू ह्यूमन हेल्थ, लाइफ स्टॉक हेल्थ, जो पशु वगैरह होते हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ, वाइल्ड लाइफ हेल्थ, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का यूज करके इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, उसने 50 बिलियन टच कर लिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो देखो क्यों, इंडिया के एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट होते हैं, मतलब जो सामान हम बाहर भेजते हैं, ठीक है, उसने एक हाईएस्ट एवर मार्क क्रॉस किया, दैट वाज ऑफ $50 बिलियन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो थे वो 19.92% जो थे वो बढ़े, कि पिछले ईयर से टच किया 15.21 बिलियन एज पर द प्रोविजनल डेटा प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, DGCINS। इसने ये डेटा प्रोवाइड कराया है। करंट ग्रोथ बहुत फिनोमिनल है, हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, लास्ट फिजिकल ईयर में जितनी रिपोर्ट आई थी, जो रिकॉर्ड हुए थे, वो उतने ज्यादा नहीं थे। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल मतलब कि 2022 2021 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितने थे, 17.66 ग्रो हुए थे, और 41.87 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट था वो टच किया था। लेकिन इस बार 19.1992 एंड 50.21 बिलियन का जो डेटा है वो स्कोर किया था। इसके साथ साथ और में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे, लाइक वीट एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो वीट एक्सपोर्ट जो है वो भी तकरीबन 4 फोल्ड जंप हुआ उनमें भी। ठीक है, 568 मिलियन पहुंचा। राइस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो राइस एक्सपोर्ट्स में भी जो उनका 50% का वर्ल्ड मार्केट है वो इंडिया ने कैप्चर कर लिया था, तकरीबन 9.65 बिलियन का उन्होंने कैप्चर किया। शुगर एक्सपोर्ट जो थे वो भी तकरीबन 4.6 बिलियन पहुंचे। ठीक है, सीरियल एक्सपोर्ट इंडिया के वो भी 1.8 बिलियन से ज्यादा पहुंच गए। मेरीन प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट थे वो भी आपके इस ईयर में 7.71 बिलियन से ज्यादा पहुंचे हैं। ठीक है, स्पाइसेस के और कॉफी एक्सपोर्ट्स के जो है वो भी सबसे ज्यादा गए हैं। तो ओवरऑल इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टच्ड अ माइलस्टोन। फिर ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2022, तो पीएम मोदी ने और इनॉग्रेट किया ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट, GPVS, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ये 3 दिन की समिट है जो सरदार धाम सूरत में ऑर्गेनाइज करी जा रही थी। इसको ऑर्गेनाइज कौन किसने किया है, इसको ऑर्गेनाइज किया है मिशन 2026 के अंडर में। जो पाटीदार कम्युनिटी है उन लोगों ने इसको किया था, so that they can discuss on the socio-economic development of the Patidar community. The summit aims to open door to success through economic and social upliftment. इसकी थीम क्या थी, तो मेन थीम थी भाई आत्मनिर्भर कम्युनिटी टू आत्मनिर्भर गुजरात एंड इंडिया। अब हम आ जाते हैं भाई इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे। तो एक मैस्कॉट है प्रकृति, उसको लॉन्च किया गया, उसके साथ और भी कुछ ग्रीन इनिशिएटिव्स थे जो इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किए गए। ठीक है, तो प्रकृति को लॉन्च किया गया सबसे पहले, एक अवेयरनेस मैस्कॉट है। कुछ और भी ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किए गए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इसमें सबसे पहले एक नेशनल डैशबोर्ड लॉन्च किया गया फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। सिंगल यूज प्लास्टिक कौन सी होती है, जो हम डेली लाइफ में पॉलिथीन यूज करते हैं, वो सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है, एक ही बार जनरली यूज होती है, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नेशनल डैशबोर्ड बनाया गया। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लास्टिक पोर्टल फॉर पैकेजिंग, आप किस तरह का सामान बना रहे हैं, आप उसकी पैकेजिंग किस तरीके से कर रहे हैं, उसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाला गया कि अगर प्लास्टिक आप ये यूज कर रहे हैं पैकेजिंग में, तो इसका प्रॉपर जो डिस्कार्डेशन होना चाहिए वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस लाए गए। फिर मोबाइल ऐप लाई गई है एक सिंगल यूज प्लास्टिक ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए, कोई भी आपकी शिकायतें हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एक मॉनिटरिंग मॉड्यूल आया गया, मॉनिटरिंग मॉड्यूल सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, इसको SUP कहा जाएगा। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन फ्रॉम वाटर प्लास्टिक, ग्राफीन का जो प्रोडक्शन है वो वाटर प्लास्टिक से किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे मैंने बताया, ये वो प्लास्टिक्स होते हैं जो एक बार यूज किए जा सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, और उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अर्थ डे 2022। तो वही
वर्ल्ड अर्थ डे जो है उसको ऑब्जॉर्व किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है अप्रैल 2022 को, टू ब्रिंग अटेंशन टू वेरियस इश्यूज दैट आर इन्फ्लिक्टिंग हार्म ऑन अर्थ। पृथ्वी को जो भी इश्यूज, समस्याएं पहुंचा रहे हैं, जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। तो गूगल ने इसके ऊपर एक डूडल भी लेके आया, गूगल का 4 डूडल्स को शो किया। ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो भाई 4 सबसे ज्यादा अफेक्टेड प्लेसेस जो क्लाइमेट चेंज को लेके थी। सबसे पहला डूडल जो था वो सर्च इंजन पे, गूगल पे था। वो था माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया। ये भी आपका अभी एफकेट में क्वेश्चन आया था, जिसको ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर रखा था। तो भाई माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है, अफ्रीका में है, उसको लेके गूगल था। यहाँ पर हाईलाइट किया गया जो ग्लेशियर रिट्रीट है माउंट किलिमंजारो की समिट पे, ठीक है, उसमें जो चेंजेस आए 1986 से लेकर 2020 तक, वो शो किए गए। नेक्स्ट वाज ग्लेशियर रिट्रीट इन समरसू ग्रीनलैंड। ये भी तकरीबन 20 साल का इसमें डिफरेंस दिखाया गया है। और उसके बाद आता है ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया, कोरल रीफ्स वगैरह होती हैं। ये भी कोरल जो ब्लीचिंग होती है लिजर्ड आइलैंड पे, उसको दिखाया गया कैसे वो खत्म होती जा रही है। और फाइनल हार्ड फॉरेस्ट इन एलैंड जर्मनी। ये भी दिखाया गया कि भाई किस तरह से फॉरेस्ट हैं वो बार्क बीटल इन्फेस्टेशन की वजह से और धीरे धीरे सूखे की वजह से, राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से अभी तक 25 सालों में कितने ज्यादा डिस्ट्रॉयड हुए हैं। तो ये चारों प्लेसेस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिया हीट वेव 2022। वैसे इस साल भी गर्मी बढ़ने वाली है, अभी से गर्मी आने लगी है, फरवरी का एंड चल रहा है। तो इंडिया हीट वेव 2022 मतलब पिछले साल भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी। तो सबसे पहले मैं ये जानना है कि हीट वेव होती क्या है। हीट वेव इज अ पीरियड ऑफ एक्सेसिवली हॉट वेदर, बहुत गर्मी होती है जो 2 दिन से ज्यादा का चलता है। ये ह्यूमिडिटी के साथ, बिना ह्यूमिडिटी के मतलब नमी और बिना नमी के कभी भी आ सकती है। एंड हैव द पोटेंशियल टू कवर अ लार्ज एरिया, बहुत लार्ज एरिया को कवर किया जाता है, एक्सपोजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू हजार्डस हीट कंडीशंस दैट कैन लेड टू हीट स्ट्रोक सॉरी, डिहाइड्रेशन और हीट एग्जॉशन। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, हजारदस हीट कंडीशंस हो जाती है, बाहर धूप इतनी ज्यादा होती है, आप बाहर जाते हो हीट स्ट्रोक हो जाता है, लू लग जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, पानी बहुत चाहिए होता है, हीट एग्जॉशन हो जाता है। तो इसको लेके क्या है कि इंडियन जो मीटरोलॉजिकल आपका डिपार्टमेंट है, आईएमडी है, 4 तरह के कलर कोड को यूज करता है वेदर वार्निंग्स के लिए। ठीक है। सबसे पहला रहता है ग्रीन, उसका मतलब कोई एक्शन नहीं चाहिए। येलो मतलब कि थोड़ी सतर्कता चाहिए। ऑरेंज मतलब सब लोगों को खुद को तैयार रखना चाहिए। और रेड मतलब इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो भाई जो ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, जो हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो रही है खासकर इंडिया में, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। क्लाइमेट साइंटिस्ट जो आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पे हैं, जिनका नाम है रॉक्सी मैथ्यू कॉल, उन्होंने बताया है कि भाई जो करंट हीट वेव है ये सब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। एंड ह्यूमन मेड कार्बन एमिशंस की वजह से ये सब ज्यादा। फिर आते हैं हम श्रीलंकन क्राइसिस पे। इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो भाई ये भी एक बहुत जरूरी खबर है। श्रीलंकन क्राइसिस 2022, श्रीलंका में फूड, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉर्टेज है वो स्टार्ट हुई। तो जैसे पाकिस्तान में भी चल रहा है। ठीक है। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बेसिकली किस वजह से हुआ। सबसे पहले जो इनकी फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज, फॉरेन एक्सचेंजेस जो थे ना वो इनके कम पड़ गए। ठीक है। ड्यू टू द क्लैम्प डाउन ऑन टूरिज्म। अब श्रीलंका क्या है ना कि श्रीलंका ने थोड़ा सा एक अप्रोच उठाया। ये अप्रोच बेसिकली फ्री वाला ज्यादा था, जैसे कि कुछ सरकारें हमारे देश में भी करती हैं, फ्री फ्री फ्री। तो उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिक हम खेती करवाएंगे, जबकि आपको कमर्शियल खेती पे ज्यादा ध्यान देना था ताकि आप पैसे ज्यादा कमा सके। पूरी तरह ये लोग टूरिज्म पे डिपेंडेंट थे। तो कोविड 19 पेंडेमिक आई। पेंडेमिक की वजह से, कोविड 19 की वजह से टूरिस्ट का आना कम हो गया, फॉरेन जो मनी इनके पास में आता था वो इनका पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो भाई रिस्ट्रिक्शंस लग गए, बिजली ये लोग फ्री में दे रहे हैं, खेती में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा रही हैं। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि जो आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो इस चाइना की सहायता की वजह से यहाँ पर फैली, उसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमी है उसकी बैंड बच गई। ठीक है। ये अपने फ्यूल शिपमेंट्स को पैसा भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि इनके पास फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज थी। बाहर से इनको क्या करना है, फ्यूल मंगाना है। मान लीजिए इनको इंडिया से फ्यूल मंगाना है, और इंडिया से ये लोग किस में लेंगे, रुपी में लेंगे, लेकिन इनके पास इनफ रुपी थे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास में टूरिस्ट उन 2 सालों में आए नहीं।
तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ से सहायता मांगी कि भाई हमें चाहिए पैसे, हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने जो नेसेसरी इंपोर्ट्स होते हैं, जो जरूरत की चीजें होती हैं, वो नहीं मंगा पा रहे हैं। तो भाई टैक्स में लोगों ने काफी रिलीफ दी थी, टैक्स कट में काफी रिलीफ दी थी, बजट डेफिसिट्स काफी ज्यादा रहे, ठीक है, पैसा खजाने में था नहीं लेकिन खर्च करते गए, तो इसकी वजह से श्रीलंकन क्राइसिस आपका हुआ। फिर रशिया सस्पेंडेड फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो भाई एक रेजोल्यूशन लाया गया, इसका नाम था सस्पेंशन ऑफ राइट्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ द रशियन फेडरेशन इन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। 93 वोट्स उसके फेवर में पड़े, 24 वोट्स उसके सस्पेंशन अगेंस्ट पड़े और 58 एब्सटेंशन थे, मतलब उन्होंने कोई वोट नहीं दिया, एब्सेंट रहे इंक्लूडिंग इंडिया। तो भाई कोई भी मेंबर कैसे, क्या है ना, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा यूपीएससी में कि भाई मुझे ये बताओ कि किस नेशन को भी सस्पेंड किया गया ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई किसी भी नेशन को कैसे सस्पेंड किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो भाई यूएनएचआरसी में आपके हैं 47 मेंबर स्टेट्स हैं, जिनको डायरेक्टली या फिर इंडिविजुअली क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है सीक्रेट बैलेट के थ्रू, ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली मेंबर्स के थ्रू होती है। यूएन जनरल असेंबली 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है उनको, मतलब अगर 100 लोग प्रेजेंट हैं तो 2/3 में आप काउंट कर लो, 60, 30, 30, 60, 60 प्लस आप काउंट कर लो, 60 प्लस जो लोग हैं वो प्रेजेंट और वोटिंग है, जितने प्रेजेंट है वोटिंग है, उसमें से 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए काउंसिल की, वो लोग वोट करेंगे, तभी भाई आप किसी को निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए भी ग्रीव आपके मतलब टारगेट होनी चाहिए कि भाई हाँ, इन्होंने सिस्टमेटिक वायलेशंस ह्यूमन राइट्स के किए हैं। एब्सटेंशन जो होते हैं वोटिंग के दौरान वो काउंट नहीं होते। फिर एक और खबर थी जो मैंने ऐड नहीं करी श्रीलंकन क्राइसिस के साथ में, वो ये कि श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया डिफॉल्ट ऑन ऑल ऑफ इट्स ₹51 बिलियन एक्सटर्नल डेब्ट। इसका क्या मतलब है? तो भाई श्रीलंका की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया कि एक्सटर्नल डेब्ट जो है वो उधार लिया गया पैसा, जो बोरोड मनी है, ठीक है, जो उन्होंने श्रीलंकन रुपीस के अपार्ट दूसरे देशों से लिए हैं, वो चुका पाने में वो असमर्थ हैं। तो भाई हम अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करते हैं, हम अपने आप को दिवालिया घोषित करते हैं, हम इसको चुकाने में असमर्थ हैं, आईएमएफ या फिर दूसरी बॉडीज हमारी हेल्प करें। नेक्स्ट इज चाइना साइंस सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड। तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई चाइना ने किसके साथ में सिक्योरिटी पैक्ट किया गया, आपसे पूछा जाएगा कि सोलोमन आइलैंड है कहाँ पे, है क्या। तो सोलोमन आइलैंड बेसिकली आर एन आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या होता है? आर्कीपेलागो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे कि अंडमान निकोबार। तो एक आर्कीपेलागो है 100 स्मॉल आइलैंड्स का सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में। इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, चाइना ने और सोलोमन आइलैंड ने एग्रीमेंट किया है एट एनहेंसिंग सोशल स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ट्रैंक्विलिटी इन द आइलैंड। ठीक है कि भाई ये सिक्योरिटी पैक्ट है, ये किसी थर्ड कंट्री को लेके धमकाने के लिए नहीं है, ये साउथ पैसिफिक रीजन में दोनों कंट्रीज के कॉमन इंटरेस्ट को साधने के लिए है। तो ये आइलैंड जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में। 6 बड़े आइलैंड है यहाँ पे। लार्जेस्ट वन इज ग्वाडल कैनाल, जो जिसके अंदर कैपिटल है सोलमन आइलैंड्स की, दैट इज कैपिटल होनियारा। बाकी हैं आपके सेंटा इजोबेल, ठीक है, न्यू जॉर्जिया, मलाइटा, चोइसियल एंड सैन क्रिस्टोबल। फिर नेक्स्ट आता है भाई, व्हाट इज सरमक ऑफ रशियाज न्यू न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। तो रशिया ने एक मिसाइल है न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आईसीबीएम मिसाइल है, उसको लॉन्च किया, जो वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी जगह टारगेट कर सकती है। इसके साथ साथ इसके पास एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, शॉर्ट इनिशियल बूस्ट फेस भी है, जो किसी भी तरह के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। फिर फ्रेंच इलेक्शंस 2022 में मैक्रोन जो है, इमैनुअल मैक्रोन, ही वॉन द सेकंड टर्म एज फ्रेंच प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है आपकी, ये आपकी खबर आएगी आ, हाँ, इंटरनेशनल से ये भी है। तो सॉरी, इंडिया इज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2021 सिप्री। तो भाई तीन मिलिट्री स्पेंड सबसे लार्जेस्ट है, सबसे पहला था यूएस, उसके बाद चाइना, फिर आता है इंडिया, उसके बाद यूके एंड देन रशिया। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स की लिस्ट है, 2021 में रिपोर्ट है सिप्री की।
सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो तकरीबन 2.1 ट्रिलियन 2021 में पहुंच गया, 2 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है। सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद चाइना है, हम इनकी बात नहीं करेंगे, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो यूएसडी 76.6 बिलियन पहुंच गई 2021 में, जिसका मतलब अगर हम टू 2012 की रिस्पेक्ट में देखें तब हमारे पास 0.9, और अब उसके रिस्पेक्ट में 33% जो है वो इंक्रीज हो चुका है। इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग 2021 में थर्ड लार्जेस्ट मानी गई, amid the nation's push to strengthen the indigenous arms industry। मेक इन इंडिया वाली जो आर्म्स इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें इसके लिए लागू करी हैं। फिर एक छोटी सी न्यूज है कि भाई दीपिका पादुकोण को 75 कैंस दीपिका पादुकोण को 75 कैंस, जो फिल्म फेस्टिवल होता है ना फ्रांस में, मिस्टर बीन एक फिल्म आई थी, उसके उसको भी मैंने देखा था, मुझे पता चला ऐसा कोई फिल्म फेस्टिवल भी होता है। तो आ, उसकी उनको जूरी को सिलेक्ट किया गया, तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए कवर की कि कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, समटाइम्स यूपीएससी आल्सो प्ले द गेम। तो इस टाइम अगर आपसे पूछेंगे तो हमें वो जवाब देना पड़ेगा। हाँ। अब सबसे लास्ट आता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2022। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2022 इसको सेलिब्रेट किया गया इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू हाईलाइट द कलेक्टिव एक्शन दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रमोट द यूज ऑफ वैक्सीन्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ ऑल एजेस अगेंस्ट डेडली डिसीज। इनकी थीम क्या थी? थीम थी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। दैट्स इट फॉर अप्रैल। आपके मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सबके सबके करंट अफेयर्स की सीरीज आएगी। अभी तक हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अप्रैल से लेके नवंबर 2022 की सारी शीट्स को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो प्लीज आप मुझे तीनों में से किसी भी जगह डीएम कर सकते हैं, और मैं आपको ये जो करंट अफेयर्स की शीट्स हैं ये शेयर कर दूं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि भाई ये करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये करंट अफेयर आपके एसएससी लेवल के नहीं है। एसएससी का लेवल नहीं है, इससे काफी अच्छा लेवल है, दैट इज यूपीएससी का लेवल है। यूपीएससी में भी सिविल्स का लेवल नहीं है भाई। ठीक है, सिविल्स का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए। हम हमें कितना पढ़ा? सीडीएस में कितनी पढ़ाई चाहिए थी, एनडीए में कितनी पढ़ाई होती, ना बहुत सरफेस की, ना बहुत इन डेप्थ की, बीच की। यहाँ पर आपका सीडीएस भी आ जाता है, यहाँ पर आपका एनडीए भी आ जाता है, और यहाँ पे आपका सीएपीएफ भी आ जाता है। तो भाई जो मेरे करंट अफेयर्स हैं, जो मेरी शीट्स हैं, इनके आपको लगाने हैं मल्टीपल रिवीजन्स। ठीक है। तकरीबन 5-10 बार इनको पढ़ो, अच्छे से समझो कि भाई पूछा क्या है। ये आपको नॉर्मल करंट अफेयर जैसे नहीं होंगे कि भाई जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसके थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, वो मैं नहीं करवाता। क्यों? उससे आपका दिमाग टाइपकास्ट हो जाएगा, आप एक स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन ही ढूंढोगे जो कि जरूरी नहीं है, जो कि एसेंशियल नहीं है, जो कि नेसेसरी नहीं है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिमाग को थोड़ा सा कमजोर कर देगा, एक लिमिट में रख देगा। मैं वो लिमिट में नहीं रखना चाहता। इसीलिए भाई जो करंट अफेयर्स दे रहा हूँ उनको अच्छे से करो, उनके रिवीजन करो। कोई भी डाउट आता है तो कहीं भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ग्वालियर में जो भी लोग रहते हैं, अगर कोई भी ग्वालियर में रहता है तो भाई आ, आप मिल सकते हैं मुझसे कभी भी। सैटरडे और सैटरडे को हम लोग कुछ सेशंस प्लान करते हैं जहां पर हम लोग डिस्कशन वगैरह करते हैं। तो इफ यू वांट टू मीट, यू कैन मीट मी देयर बिफोर आई गो टू नोएडा। और एज यू नो, टेक योर प्रथम पग टुवर्ड्स द एकेडमी विद द डिफेंस उस्ताद। जो हमारा नया बैच है सीडीएस का, एनडीए का, वो स्टार्ट होगा 1 मई से। ठीक है, 1 मई से होगा। इसकी डिटेल्स सारी आ जाएंगी, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशंस हैं, इसके रजिस्ट्रेशंस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। एंड या प्लीज डू टेल मी इन योर कमेंट्स कि भाई करंट अफेयर्स का लेवल आपको कैसा लगा। एंड फर्दर जो सीरीज आने वाली है पूरी सीरीज को ट्रैक करके रखिएगा। डू शेयर इन योर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल, जो भी करंट अफेयर्स वगैरह कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, उनकी काफी हेल्प हो जाएगी। जिसको भी शीट चाहिए प्लीज डीएम करिएगा। ओके गाइस, जय हिंद।